बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा मचाए गए उत्पात की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे भारत के कुछ लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं, जिनमें कुछ ऐसे कट्टरपंथी हैं जो खुद को पत्रकार कहते हैं। इनमें एक नाम पत्रकार रवीश कुमार का भी आता है और भी कई ऐसे नाम हैं जो बांग्लादेश में हुए इस स्थिति को सही बता रहे हैं। तो कौन कौन है वो महानुभाव, आपको बताते हैं इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। पत्रकारों का ऐसा झुंड जिसका हुआ पर्दाफाश, वामपंथी और अराजकता फैलाना चाहते हैं। रवीश कुमार ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट की। नकवी ने अपने ट्विटर पर, द वायर के संस्थापक सिद्धार्थ वदराजन ने अपने ट्विटर पर कुछ ऐसा लिखा है और वीडियोस और पोस्ट डाल रहे हैं ये सभी के सभी पत्रकार, सो कॉल्ड पत्रकार। सबसे पहले बात करते हैं रवीश कुमार के उस वीडियो की। इस वीडियो में वो बताते दिख रहे हैं कि किस तरह से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आवास में प्रदर्शनकारी घुसे और उसके घर के सामने अपने साथ ले गए। चैनल पर अपलोड 22 मिनट 6 सेकेंड की वीडियो में रवीश ने बांग्लादेश में मचाए उत्पात को छात्रों का प्रदर्शन बताया है। साथ ही प्रधानमंत्री भवन में घुसने वाली दंगाई भीड़ को देश की जनता कहकर वीडियो में संबोधित भी कर रहे हैं और दिखाया कि बांग्लादेश के लोग पीएम आवास के सोफे, कुर्सियां, टैची बैग, साड़ी, जितनी भी चीजें हैं वो लेकर जा रहे हैं। उन्होंने वीडियो में पहले सवाल किया कि क्या इन हरकतों को लूट कहा जा सकता है। आगे वे खुद जवाब देते हुए बोलते हैं कि ये लूट नहीं है, बल्कि जनता को यह एहसास हुआ है कि उनके पास अधिकार और शक्तियां हैं। ये किस प्रकार की शक्ति है जो अपने ही देश में उपद्रव मचा रहा है। रवीश कुमार ने बांग्लादेश के कृत्य को बताया लोकतंत्र की लड़ाई। रवीश कुमार जिस भीड़ के कृत्य को शब्दों के हेर फेर से जस्टिफाई करते दिख रहे हैं और उनकी हरकतों को लोकतंत्र की लड़ाई जैसा दिखा रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि उसी भीड़ के छात्र प्रदर्शन के नाम पर कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस भीड़ ने थाने के थाने जला डाले, उसमें काम करने वाले पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। यही भीड़ जो आरक्षण के नाम पर सड़कों पर उतर आई और जिसकी ताकत देख रवीश कुमार हैरानी जता रहे हैं, वो खुलेआम हिंदुओं को निशाना भी बना रही है, मंदिरों पर हमला कर रही है। लेकिन रवीश कुमार जैसे लोग इसे छात्रों का सफल विद्रोह बताकर संबोधित कर रहे हैं और शेख हसीना, जिन्हें खुद चुनावों के जरिए सत्ता मिलती रही, उन्हें तानाशाह के तौर पर दिखा रहे हैं। रवीश कुमार का कहना है कि मुल्क में जो आगजनी हुई है, संपत्तियों को तोड़ा फोड़ा गया है, वो सिर्फ जनता का गुस्सा है और सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब के समय में इस गुस्से को शांत नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि छात्रों का प्रदर्शन पहले शांत ही था, लेकिन 12 जुलाई को जब शेख हसीना ने इन्हें राजाकार कह दिया था, तब इसके बाद से लोगों का गुस्सा उन पर भड़क गया। रवीश कुमार ने अपनी 22 मिनट की वीडियो में सिर्फ ये दिखाना चाहा है कि किस तरह से बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है वो सही था और शेख हसीना द्वारा सरकारी नौकरी में बढ़ाया जा रहा आरक्षण गलत था। भारत के निकटतम पड़ोस में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य प्रमुख हसीना के सत्ता से बाहर होने के तुरंत बाद वामपंथी झुकाव वाले उदारवादी और प्रचारक जो खुद को पत्रकार कहते हैं, वह पत्रकार के रूप में पहचाने जाते हैं, बांग्लादेश में धांधली चुनाव की अफवाहें फैलाने में लग गए हैं और भारत में हिंसा भड़काने और बांग्लादेश में इस्लामवादियों के नेतृत्व में हिंसक विरोध प्रदर्शनों को तर्क संगत बनाने का एक बेशर्म प्रयास में जुटे हुए हैं। लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के स्वघोषित ध्वजावाहक सवा नकवी, जिन्होंने कभी शिवलिंग का मजाक उड़ाया था, उन्होंने आज बांग्लादेश में हुई घटनाओं में के बाद ट्वीट किया है। पढ़ के बताती हूँ आपको वो ट्वीट। शेख हसीना ने कथित तौर पर चुनाव में धांधली की और इसीलिए
हैशटैग बांग्लादेश में ये दुखद घटना हो रही है। यहाँ सभी लोकतंत्रों और लोगों के जनादेश की रक्षा करने वाली संस्थाओं के लिए एक संदेश है। जय हिंद। ये उनका ट्वीट था। वहीं आगे नकवी सुझाव भी देती हैं। उन्होंने कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक संस्थानों से समझौता किया गया होगा। ये एक लोकप्रिय वामपंथी राग है जिसका इस्तेमाल मोदी सरकार द्वारा प्राप्त लोकतांत्रिक जनादेश को बदनाम करने के लिए किया जाता है। कैसे उदारवादी बांग्लादेश में घातक विरोध प्रदर्शनों को तर्क संगत बनाने के लिए धांधली चुनावों को बढ़ावा दे रहे हैं और भारत में भी इसी तरह की स्थिति की तलाश कर रहे हैं। सुनते जाइएगा, अभी खत्म नहीं हुआ। द वार के संस्थापक सिद्धार्थ वदराजन भी इसी तरह के प्रचार को करते दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश में धांधली चुनाव उन घटनाओं का कारण है जो हम आज देख रहे हैं। उन्होंने ये अपने ट्विटर पर ट्वीट किया था। इंतजार कीजिए अभी, क्योंकि कई ऐसे वामपंथी हैं जो एक एक कर अभी सामने आएंगे। वामपंथी झुकाव वाले उदारवादी विनोद कापड़ी ने भी उसी कथन को आगे बढ़ाया है और उन्होंने लिखा कि शेख हसीना ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर कर दिया। राना अयूब ने ये दावा किया है। बांग्लादेश में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता शेख हसीना का अहंकार खत्म हो गया। फर्जी खबरें फैलाने और झूठ बोलने और साथ ही अन्य चीजों के अलावा हिंदू फोबिया का समर्थन करने के लिए कुख्यात आरजे साइमा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, तानाशाह का अंत। अब इस ट्वीट का क्या मतलब समझा जाए। इस साल की शुरुआत में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पूर्व पीएम खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के बहिष्कार के बीच हुए राष्ट्रीय चुनाव में 5वीं बार फिर से चुनाव जीता। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने जनवरी 2024 में हुए 12वें संसदीय चुनाव में लगातार चौथी बार जीत हासिल की थी, जो 1991 में लोकतंत्र की बहाली के बाद दूसरा सबसे कम मतदान था। शेख हसीना को 5वें कार्यकाल के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था, क्योंकि प्रमुख विपक्षी बीएनपी, जो कि आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़ा हुआ है, जिसने चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला कर लिया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिहादियों पर कड़ा प्रहार किया और चरमपंथी तत्वों ने देश को अस्थिर करने की धमकी भी दे डाली, जिसकी झलक आज दुनिया ने कथित तौर पर बीएनपी नेताओं द्वारा उकसाए गए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के रूप में देखी, जिन्होंने प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास में तोड़फोड़ की, कुर्सी, सोफा, बर्तन और जितने भी सामान थे वो चुरा कर ले गए। कुछ घंटों बाद सैकड़ों हुड़दंगइयों ने बांग्लादेशी संसद पर धावा बोल दिया, जिसमें प्रदर्शनकारियों द्वारा इमारत में धूम्रपान करने और तोड़फोड़ करने के चौंकाने वाले वीडियोस सामने आ रहे हैं। दरअसल अमेरिका, कनाडा, रूस, इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब संसद के विदेशी पर्यवेक्षकों ने बांग्लादेश में आम चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बताया था। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया की सराहना भी की। एक पर्यवेक्षक ने कहा कि कार्यवाहक सरकार प्रणाली, जिसके कारण विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया, अलोकतांत्रिक थी। विपक्ष के बहिष्कार के बीच चुनावों की निगरानी के लिए सरकार ने भारत और अन्य देशों के साथ साथ बहुपक्षीय संगठनों से कई विदेशी पर्यवेक्षकों को आमंत्रित भी किया था। विदेशी पर्यवेक्षकों की पुष्टि के बावजूद भारतीय उदारवादी और पत्रकार धांधली चुनाव का झूठा प्रचार कर रहे हैं और देश पर हसीना की सत्तावादी पकड़ के परिणाम के रूप में बांग्लादेश में हो रहे विरोध प्रदर्शन को तर्कसंगत बता रहे हैं। घरेलू उद्देश्य, जिसमें अन्य चीजों के अलावा भारत में अशांति फैलाना और जनता को सड़कों पर आने और केंद्र में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का विरोध करने के लिए उकसाना शामिल है।
जाति जनगणना का असली मकसद। वामपंथी परिस्थिति की तंत्र ने पहले से ही जाति जनगणना जैसे अपने विभाजनकारी विचारों को आगे बढ़ाने के लिए विपक्ष के लिए एक सहयोगी के रूप में खुद को पेश किया है, जिसमें आगे विभाजन को भड़काने और नई गलतियां पैदा करने की क्षमता है। कई तथाकथित पत्रकार और विचार निर्माता जो विपक्षी दलों से असहज सवाल पूछने वालों को भक्त और गोदी मीडिया कहकर उपहास उड़ाते हैं, उन्हें विपक्षी नेताओं की निंदा करने और उनके बेकार व्यवहार के लिए भी उनकी सराहना करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। ऐसा लगता है कि वामपंथियों और पत्रकारों का ये गुट भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होने की उम्मीद कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य ही अपने लंबे समय के प्रतिद्वंदी मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाना है। और ये लक्ष्य वे तब से अपनाते आ रहे हैं जब से 2014 में प्रधानमंत्री सत्ता में आए। दिलचस्प बात तो ये है कि रवीश कुमार जैसे लोग आरक्षण का समर्थन और विरोध मुल्क और भीड़ को देखकर करते हैं। भारत में आरक्षण कम करने की बात होना इन्हें गलत लगता है और बांग्लादेश में आरक्षण का बढ़ना इनके लिए समस्या की बात है। रवीश कुमार इस लिस्ट में अकेले नहीं हैं जो बांग्लादेश में हुए तख्तापलट और लूट को जायज बता रहे हैं। अरफा खानूम, शेरवानी और इनके साथ कई ऐसे नाम हैं जो अभी मैंने आपको बताया भी, जिन्हें ये पूरा तख्तापलट लोकतंत्र को बचाने का एकमात्र तरीका जैसा दिख रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हिंसक आंदोलन में शामिल भीड़ सिर्फ छात्रों की थी? इसमें बांग्लादेश के विपक्ष का कोई रोल नहीं था? क्या इसमें इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों का हाथ नहीं था? यह आपको सोचना है और कमेंट बॉक्स में बताना भी है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।